आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फेडरलिज्म। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था इस चैप्टर का, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म क्या होता है। बेसिक्स हमने देखा था फेडरलिज्म के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, जिनसे फेडरलिज्म के वो की फीचर्स हैं जिनके बिना फेडरलिज्म अधूरा है। ठीक है, उनसे मतलब अगर वो किसी कंट्री में फॉलो होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, तो वो हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था, आपको समझ आ गया होगा बेसिक्स का कि फेडरलिज्म होता क्या है। और आज हम कवर करने वाले हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, कि हम इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों बोलते हैं, ऐसे कौन से फीचर्स फेडरलिज्म के इंडिया एक्सेप्ट करती है जिससे कि हम उसे फेडरल कंट्री बोल सकते हैं। सो व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, इंडिया में कौन कौन से फीचर्स की फीचर्स फेडरलिज्म के फॉलो होते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि हाँ इंडिया एक फेडरल कंट्री है, वो हम इस आज टॉपिक में कवर करने वाले हैं। राइट, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। तो ये पढ़ने से पहले कि इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है और इंडिया को हम क्यों फेडरल कंट्री कह सकते हैं, हम ये पढ़ लेते हैं इंडिया के थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंडिया में हिस्ट्री कैसी रही या फिर इंडिया की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। सो इंडिया हैड emerged एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। तो हम सबको पता है कि इंडिया में हमारे आज़ादी कब मिली, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, दर्दनाक और ब्लडी यानी कि खून वाली चीज़ें हुई। ठीक है, एक बहुत ही खतरनाक जो है पार्टीशन हुआ हमारे इंडिया का, बहुत सारी मतलब उन चीज़ों के साथ। ठीक है, तो हमारी इंडिया जब जाकर एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित हुई या फिर डिक्लेयर हुई। ठीक है, तो इंडिया हैड emerged एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ ब्लडी पार्टीशन। ठीक है, तो हम सबको पता है हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ है। राइट, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। और इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद यानी कि आज़ाद होने के हमारे देश के जस्ट बाद बहुत सारी प्रिंसली स्टेट जो है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टेट जो पहले थी भी नहीं, वो हमारी इंडिया का पार्ट बन जाती है। ठीक है, तो वो भी मतलब हमारी इंडिया के अंदर मर्ज हो जाती है। तो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है कि हमारी इंडिया यूनियन है स्टेट्स की। अब यूनियन क्या होता है, यूनियन हमने पढ़ा था एक तो फेडरल होता है और एक यूनियन होता है। यूनियन हमने पढ़ा था कि थोड़ा अच्छा नहीं होता, लेकिन यूनियन यहाँ पर वर्ड होता है यूज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन वर्ड यूज करता है इंडिया के लिए, लेकिन फिर भी फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स हमारे इंडिया में यूज होते हैं। राइट, so although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो फेडरेशन है उसका यूज नहीं करता अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म की कुछ चीजें होती हैं, यानी कि वो वाली चीजें फेडरलिज्म फेडरेशन प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो हमारी इंडिया एक फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। राइट, अब कैसे, क्यों हम कहते हैं कि भाई हमारी इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, क्या कुछ जस्टिफाई करने का तरीका है, प्रूफ कर सकते हो भाई हमारी इंडिया फेडरल कंट्री है, तो उसका भी प्रूफ है हमारे पास। All these 7 features of federalism mentioned above apply to the provisions of the Indian Constitution। तो जो हमारे पिछले वाले वीडियो में हमने 7 फीचर्स पढ़े थे कि फेडरलिज्म भाई जब होता है कि जब भी 7 फीचर्स हमारे मतलब किसी कंट्री में होने चाहिए, कि जो सबसे पहले वो जो कंट्री है उसमें 2 से ज़्यादा टायर्स या फिर लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर एक नीचे भी गवर्नमेंट, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, वो हमारे इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें 7 जो फीचर्स हमने पढ़े थे और वो 7 के 7 फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कैसे। तो वो 7 के 7 फीचर्स जो हमारे मतलब हमने देखे थे फेडरलिज्म के जो 7 के 7 फीचर्स होते हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अप्लाई होते हैं। कैसे, The Constitution originally provided for a 2-tier system of government, the central government representing the Union of India and the state government। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या फीचर था कि आपकी जो कंट्री है उसके अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा टायर या फिर लेवल होने चाहिए गवर्नमेंट के। सबसे पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, ये 2 होने चाहिए बेसिक सी चीज़ें। और अगर आप चाहते हो एडिशनली तो आप अपनी कंट्री में विलेज या फिर सिटीज़ के लेवल पर भी एक गवर्नमेंट रख सकते हो, जो कि हमारी कंट्री में एडिशनल। ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2-टायर सिस्टम, हमारे इंडिया में 2 टायर का सिस्टम है, ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और फिर एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। लेटर अ 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। और लेटर ऑन बाद में आज़ाद होने के बाद हमारे देश में 3rd टायर जो था मतलब लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वो भी हमारे इंडिया में ऐड ऑन किया गया, जिसको हम मतलब विलेज या फिर सिटीज़ के लेवल बोलते हैं, जैसे कि विलेज पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटीज़। अगर आप गांव में जाओगे तो विलेज पंचायत और मतलब ग्राम सभा ये वगैरह होती हैं। अगर आप वहीं शहरों की तरफ मूव ऑन करोगे तो वहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं। ठीक है, तो फिर जो 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट था वो भी मतलब ऐड ऑन किया गया इंडिपेंडेंस के बाद। These different tiers enjoy separate jurisdiction। मतलब जो jurisdiction वर्ड है ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। jurisdiction क्या होता है, लीगली आपका कोई एरिया हो, जोग्राफिकल एरिया कि भाई आप यहाँ पर रूल कर सकते हो, यहाँ से टैक्स ले सकते हो, यहाँ पर अपना लेजिस्लेशन लगा सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ भी रूल्स वगैरह इंप्लीमेंट कराने हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हो बेसिकली उस एरिया को।
जो कि आपका लीगली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, मतलब एक तरह से जोग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है। तो these different tiers enjoy separate jurisdiction, ठीक है। तो जो तीनों टायर्स है लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड मतलब जो लेवल होती है गवर्नमेंट की, जैसे कि विलेज या फिर मतलब एक तरह से बोल सकते हो उसको थर्ड टायर बोल लेते हैं हम इसको, ठीक है, विलेज लेवल पर या फिर टाउन्स वगैरह कस्बों शहरों के लेवल पर। अब एक एक करके समझते हैं इनका सेपरेट जुरिस्डिक्शन कैसे होता है। अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसका मतलब पूरा जुरिस्डिक्शन क्या है, वो पूरी इंडिया की गवर्नमेंट है, पूरी इंडिया की है, लेकिन कुछ लिस्ट भी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ये है तीनों लिस्ट, वो उनको हम अगले पेज पर डिटेल में पढ़ेंगे। उनमें स्पेसिफाई किया गया है कि आप किस एरिया सब कुछ कर सकते हो, कौन कौन सा एरिया, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके मैटर के हैं, ठीक है। तो यूनियन मतलब एक तरह से जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी इंडिया को देखती है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पर्टिकुलर स्टेट को देखती है, और विलेज पंचायत, ग्राम सभा और म्यूनसिपैलिटीज ये अपने उस शहर, डिस्ट्रिक्ट या फिर उस गांव को देखते हैं बेसिकली। तो इन सबका जुरिस्डिक्शन अलग अलग जोग्राफिकल एरिया है जिनमें अपने उस मतलब उसको वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई लड़ाई होने वाली कोई बात नहीं है। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the Union government and the state government. Does it contain 3 lists? ठीक है, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक तरह से पूरे सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी बनाई हुई है, ठीक है, एक तरह से लेजिस्लेशन वगैरह की कि आप इन लिस्ट के हिसाब से सब कुछ कर सकते हो। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है, सबसे पहले यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें कि जिसके ऊपर मतलब ये होता है कि अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो आपको ये मैटर्स है जिन पे आप लेजिस्लेशन कर सकते हो, इन मैटर्स में आप बोल सकते हो, आपकी चलेगी। स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जिन पर एक स्टेट गवर्नमेंट बोल सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें कि दोनों बोल सकते हैं या फिर जो रेस्ट के मतलब सब्जेक्ट बच सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिसमें कि एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलजुल कर उन पर मतलब कानून बनाते हैं और फिर इम्प्लीमेंट कराते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ आया व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्यों हमारी इंडिया फेडरल कंट्री है, क्योंकि सातों के सातों फीचर जो हमने पढ़े थे की फीचर्स फेडरलिज्म के, वो हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर अप्लाई होते हैं। फिर हमारी इंडिया ने अलग अलग इनको जुरिस्डिक्शन भी दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स पर काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट पर काम करेगी। फिर एक कंकरेंट लिस्ट बना दें कि इन दोनों पे मतलब इन सब्जेक्ट्स पर ये दोनों जो गवर्नमेंट है वो मिलकर काम करेंगी। अब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इनको हम चलते हैं अगले पेज पर पढ़ने के लिए डिटेल में। तो अब हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को डिटेल में पढ़ते हैं कि ये तीनों लिस्ट क्या होती हैं, इनके अंदर क्या क्या आता है और किस गवर्नमेंट के मतलब डिपेंड होता है कि भाई ये गवर्नमेंट ही इन पर लॉज बना सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में। सो इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो पूरे नेशन, पूरे हमारे इंडिया, पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसमें मतलब मेन सब्जेक्ट्स आते हैं जिनको यूनियन गवर्नमेंट को संभालना होता है, जैसे कि डिफेंस हो गया पूरी कंट्री का, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गई एंड करेंसी हो गई। अब आप सोचोगे कि हमें चारों 500 चीज़ें याद करनी है, अलग अलग मतलब सब्जेक्ट्स हैं कि भाई डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग का रट्टा लगाना है क्या कि भाई ये यूनियन लिस्ट में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी अगर आप देखोगे तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब सीबीएसई हमारी जो है वो अधिकतर कंसेप्ट पर फोकस करता है, ना कि मतलब ये जो रट्टे वाली चीज़ें हैं उनको एग्जाम में डाल दें। वैसे भी एमसीक्यू वाला पैटर्न अब है नहीं, ठीक है, आपको तो एमसीक्यू वाला एग्जाम होगा भी नहीं, तो आपको मतलब ऐसी चीज़ें नहीं आएगी कि क्या डिफेंस इन तीनों कैटेगरी में से किस में पड़ता है, तो वो चीज़ का आपको रट्टा नहीं मारना। आपको मतलब बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत देख सकते हो, याद कर सकते हो, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको ये याद रखनी है कि यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है। सीबीएसई अब हाउ टू, व्हाई ऐसे क्वेश्चंस करेगा, ना कि आपसे सिर्फ मतलब कोई डेट की मतलब डेट पूछ लेगा या फिर ये पूछ लेगा भाई कम्युनिकेशन किस वाले लिस्ट में आता है। तो ऐसी रट्टे वाली चीज़ें नहीं आएंगी, याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी वाली सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे नेशन यानी पूरी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है वो इस कैटेगरी में फॉल करती है, राइट। ऑन सच मैटर्स वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री। इन मैटर्स पर ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए जो पूरे कंट्री में चले, ठीक है। और उसके लिए पूरी कंट्री गवर्नमेंट कौन सी होती है, यूनियन गवर्नमेंट। तो ये सारे लिस्ट जो है जो हमने पढ़ा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, इन पर अकेले जो हमारे यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बना सकती है। हेयर यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज। तो आपको समझ आ गया यूनियन लिस्ट क्या होती है। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जो कि पूरे नेशन के लिए जरूरी है, उसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं कौन कौन से, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, ठीक है। ये सारी चीज़ हमारी यूनियन लिस्ट में आती है, इन पर अकेले ही यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। अब हम चलते हैं हमारी स्टेट लिस्ट पर, राइट। सो कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इसमें वो वाले सब्जेक्ट्स आते हैं, वो वाले पॉइंट्स आते हैं जो एक स्टेट के लिए जरूरी होते हैं, पूरी कंट्री के लिए उनको जरूरी होना नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ वो जो एक स्टेट के लिए लोकल में इंपॉर्टेंस रखते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि पुलिस हो गई,
पुलिस क्या करती है भाई, उस स्टेट को जो एडमिनिस्टर करती है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में पुलिस आ गई, राइट। ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है हमारी स्टेट लिस्ट में फॉल करते हैं। और हाँ, यूनियन लिस्ट की तरह इनमें भी स्टेट लिस्ट यानी कि जो वहाँ पर स्टेट मिनिस्टर है, ठीक है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो अकेले यहाँ पर लॉज बना सकती है स्टेट लिस्ट में, ठीक है। सो हियर स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट। तो इन सब्जेक्ट पर जो हमारे स्टेट लिस्ट है वो अकेली लॉज बना सकती है, उसको यूनियन गवर्नमेंट की जरूरत यहाँ पर नहीं है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत यहाँ पर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट समझ आ गया। स्टेट गवर्नमेंट वो मतलब स्टेट मतलब जो लिस्ट है वो लिस्ट है जिसमें वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो इस पूरे इस स्टेट के लिए एक मतलब लोकल में जो इंपॉर्टेंस रखते हैं ना, वो वाले सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि हमने देखा, जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स, पुलिस, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ठीक है। ये इन पर अकेले स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकती है। अब आती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। ये लास्ट लिस्ट है, ये एक ऐसी लिस्ट है, एकमात्र लिस्ट है जिसमें दोनों गवर्नमेंट मिलकर जो है लॉज बना सकती है, ठीक है। और इस लिस्ट से मतलब आप ये भी तय कर सकते हो कि क्यों हमारी इंडिया की जो हमारी कंट्री है उसको हम कहते हैं कि वो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारी इंडिया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूरी तरह नहीं है। यहाँ मतलब आपको ये चीज़ पता चलेगी, क्योंकि हमारे इंडिया में जो देखा जाता है कि यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है, सबकी चलती है, जो तीनों गवर्नमेंट्स हैं उनकी चलती है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में यहाँ पे कुछ ऐसी गड़बड़ की गई है हमारे इंडिया के अंदर कि अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया को मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी इंडिया ज़्यादा यूनिटरी गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट हमारी जो इंडिया है फेडरल कंट्री नहीं है पूरी तरह। बताती हूँ कैसे, ठीक है। सो इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो इसमें वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जो कि एक मतलब पूरे नेशन के लिए भी ज़रूरत है उनकी और पूरे स्टेट के लिए भी ज़रूरत है, ठीक है। तो इन पर दोनों स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर लॉज बनाती है। सो इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि एजुकेशन हो गया, अब पूरे स्टेट के लिए भी ज़रूरत है, पूरी इंडिया के लिए भी ज़रूरत है उसकी। फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, सक्सेशन, एडॉप्शन, तो ये सारे मैटर्स हमारी पूरी इंडिया के लिए प्लस हमारी सारी स्टेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये कंकरेंट लिस्ट में फॉल करते हैं, राइट। बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज हियर। और यहाँ पर क्या होता है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉज बनाती है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ हो सकती है। समझ लो यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ और लॉ बना दिया लिस्ट के हिसाब से और स्टेट गवर्नमेंट ने किसी और तरीके से लॉ निकाला है। अगर इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर यही कमी आ जाती है कि ये कहा गया है अगर इन दोनों में कुछ कमी मतलब लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो जो मतलब लॉ यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी उसका लॉ चलेगा, उसका लॉ प्रिवेल करेगा। यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है मतलब एक तरह से यहाँ पर जो है इन लिस्ट में सब कुछ जो हमारी दोनों गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलकर इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाती है। अगर उनकी मतलब लड़ाई हो जाती है बीच में तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है, फिर जो उसने लॉ बनाया है वो चलेगा, वही प्रिवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, जिस गवर्नमेंट मतलब जिस कंट्री में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारी तीनों ऑर्गन्स लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, तीनों टायर्स हैं, उनकी ना चले, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या मतलब चले, तो क्या वो फेडरल कंट्री है? तो इसलिए हम हमारी इंडिया को पूरी तरह से फेडरल कंट्री नहीं बोलते। अभी भी हमारी इंडिया में थोड़े जो मेथड्स हैं वो यूनिटरी गवर्नमेंट के प्रैक्टिस होते हैं। इसके आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स जो हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। तो मतलब दोनों गवर्नमेंट यहाँ पर लॉ बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। अगर दोनों में लड़ाई हो जाती है तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ जो है आगे चलेगा। देखो क्या लिखा है, सो इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो अगर ये जो दोनों गवर्नमेंट है इनके लॉ में कुछ कमी या फिर इन दोनों की लॉज में कुछ गड़बड़ हो जाती है या फिर उन दोनों के लॉज कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। समझ लो, एक एग्जांपल लेते हैं। यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि भाई एजुकेशन का जो रोल है ना, एजुकेशन रटिफिकेशन होनी चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट ये कहती है बाय एग्जांपल, मैं नहीं कह रही ऐसा, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, जो हमारी एजुकेशन है वो पूरी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, कुछ रटना नहीं है, समझ के कंसेप्ट के बेसिस पर हमें खुद से आंसर्स बनाकर लिखने चाहिए, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट एजुकेशन के बेसिस पर ये कह रही है और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ ये है, ठीक है। अब इन दोनों को लॉ करके कॉन्फ्लिक्ट, भाई पूरा डिफरेंट है ना, रटिफिकेशन और प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम डिफरेंट चीज है, ठीक है। तो अगर इनका लॉ एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, रटिफिकेशन सही चीज है कि नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट रटिफिकेशन कह रही है, प्रैक्टिकल चीज कह रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और हमने जैसे कहा कि यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। तो यानी किसका यहाँ पर लॉ मतलब एक तरह से प्रिवेल करने वाला है, यूनियन गवर्नमेंट का, जो रटिफिकेशन पर बेस्ड है। तो जो भी हमने एग्जाम्पल देखा कि यूनियन गवर्नमेंट कह रही है कि जो लॉ है वो कैसा है, जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, रटिफिकेशन होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है एजुकेशन प्रैक्टिकल होनी चाहिए। दोनों के लॉ कॉन्फ्लिक्ट कर गए, किसकी चलेगी, यूनियन गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट क्या कह रही है कि एजुकेशन रटिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों के लॉ कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं और कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट का लॉ गलत है तो उस गलत लॉ को ही प्रिवेल करना पड़ेगा। तो ये गलत सिस्टम है यूनियन गवर्नमेंट की चल रही है हर जगह, जबकि क्या पता उसका लॉ गलत भी हो सकता है, ठीक है।
सो इफ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो ये मैटर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मतलब एक तरह से हमारे इंडिया को फेडरल कंट्री बोलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी जा रही है। अभी मैं बताऊंगी, एक हमारी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो सब्जेक्ट्स जो इन तीनों लिस्ट में कहीं भी नहीं आते हैं। वो तीनों सब्जेक्ट्स मतलब वो जो सारे सब्जेक्ट्स हैं रेसिड्यूरी लिस्ट में जो आते हैं, उन सारों की जो प्रोविजन है या फिर उन सारों का देखभाल भी यूनियन गवर्नमेंट को ही पकड़ा दिया गया है। तो ऐसे मतलब हम फेडरल कंट्री नहीं कह सकते हमारे इंडिया को पूरी तरह। हाँ, मतलब जो बेसिक सी चीज़ें हैं हमारी इंडिया ने फेडरलिज्म की अडॉप्ट कर ली है, पूरी तरह हमारी इंडिया फेडरल कंट्री नहीं है। ये बात थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो तीनों लिस्ट यहाँ पर क्लियर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें फॉल करते हैं, इन पर अकेले यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट वो लिस्ट होती है जिसमें कि लोकल इंपॉर्टेंस, स्टेट की इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, इनमें अकेले स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट वो आती है मतलब वो लिस्ट होती है जो सब्जेक्ट्स मतलब जैसे अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हमारे पूरे इंडिया के लिए भी ज़रूरी है और एक स्टेट के लिए भी ज़रूरी है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स कंकरेंट लिस्ट में आ जाते हैं। इसमें दोनों गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाती है। अगर दोनों गवर्नमेंट के लॉ के बीच में लड़ाई हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ पर चलेगी, चाहे वो गलत भी हो, ठीक है। तीनों आपको समझ आ गया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, जिसमें हम इसको और आगे देखने वाले हैं, रेसिडुअल लिस्ट पढ़ने वाले हैं। Now, what about subjects that do not fall in any of the three lists or subjects like computer software that came up after the constitution was made? हमने तीनों लिस्ट तो पढ़ ली, यूनियन लिस्ट पढ़ ली, स्टेट लिस्ट पढ़ ली, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ ली। अब उन सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों लिस्ट में से किसी भी सब्जेक्ट्स में मतलब किसी भी लिस्ट में फॉल नहीं करते, वैसे सब्जेक्ट्स तो कि इन तीनों लिस्ट में किसी भी लिस्ट में आते ही नहीं है, वो सब्जेक्ट्स किस लिस्ट में जाएंगे या फिर उनका क्या होगा, उन पर कौन लॉज बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों ही गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो लॉज या फिर मतलब वो सब्जेक्ट जो कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जैसे कि आईटी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब निकल कर आते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट जैसे कि आईटी हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद में आया है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स का क्या होगा, क्योंकि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो पहले ही वो जो तीनों लिस्ट हैं उनका पहले ही लिखा गया था, डिक्लेयर हो चुकी थी। उन सब्जेक्ट्स का क्या जो कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद में आए हैं, ठीक है, क्योंकि अब उन्हें तो दोबारा ऐड ऑन नहीं किया जा सकता ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन पर कौन लॉज बना सकता है, उन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स का क्या होगा। अब हम उसको पढ़ते हैं। तो अब उन सब्जेक्ट्स का क्या होगा, तो उसके लिए भी हमारे लिए एक अलग से हमने वो बनाया हुआ है। अब देखो क्या, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। अब क्या होगा, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक और लॉ बना दिया गया कि जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स है ना, इन पर भी यूनियन गवर्नमेंट ही मतलब एक तरह से काबू कर सकती है, फिर वही जो है इनको मतलब पावर है लेजिस्लेट करने की, वही इन सब्जेक्ट्स पर मैटर पर बोल सकती है, उन पर लॉ बना सकती है, ठीक है। सबसे पहले कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट घुस गई, यानी कि जब वो दोनों लॉज बनाएंगे तो किसकी चलेगी, मतलब एक तरह से देख सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट की ही चलेगी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बना भी ले, ठीक है। यहाँ पर जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं उनका भी काम यूनियन लिस्ट मतलब यूनियन जो हमारी गवर्नमेंट है उसको ही थोप देगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं है, ठीक है। इससे प्रूव हो रहा है एक पूरी तरह से फेडरल कंट्री नहीं है, मतलब तरह से यूनिटरी कंट्री है, ठीक है। So according to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects। तो जो रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स बचते हैं जो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में आए हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी, इंटरनेट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उन सारे सब्जेक्ट मतलब उन सारे सब्जेक्ट पर काम करने का किसका काम है, लेजिस्लेट करने का किसका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो हमने देख लिया ना, कंक्लूजन निकल गया ना कि जो अधिकतर हमारे सब्जेक्ट्स हैं मतलब जो हमारे अधिकतर जो हमारे फेडरेशंस हैं जो कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, जैसे कि इंडिया जो मतलब पहले से एक कंट्री थी, मतलब उनमें पहले से एक यूनियन गवर्नमेंट बैठती थी, बाद में उन्हें स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती है, उनमें कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा स्टेट्स की चलती नहीं है, कहीं ना कहीं ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट की चलती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फेडरलिज्म पूरी प्रॉपर मतलब हो नहीं रहा ना हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। सो दस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। तो हाँ, हालांकि एनसीईआरटी ने भी बात कही थी कि जो हमारे इंडिया है उसमें हर स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं है, कोई स्टेट के पास ज़्यादा पावर मिल रही है, किसी स्टेट को बहुत ज़्यादा कम पावर मिल रही है। अब कैसे, अगर आप जम्मू कश्मीर के पास जाओगे तो वो कुछ अलग ही स्टेट होने के कारण जो है अलग ही एक तरह से एंजॉय करती है स्पेशल स्टेटस, ठीक है, और कुछ वेरी लिटिल पावर को एंजॉय करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे चंडीगढ़, लक्षद्वीप और हमारी कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली जो कि यूटीज में आती हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा कम एक तरह से पावर मिलती है, इनके ऊपर इतनी ज़्यादा स्टेट की तरह इनको रखा नहीं जाता, इतनी अच्छी कंडीशंस नहीं होती है, इन्हें बहुत ज़्यादा कम पावर मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर को कुछ ज़्यादा पावर मिलती है। तो हमारी जो इंडिया की स्टेट्स हैं वो सारी इक्वल नहीं है,
ठीक है, अब एक और चीज बताती हूँ, यूनियन गवर्नमेंट को और कहाँ पर फायदा होता है। देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। अब इन एरियाज में जहाँ पर ज्यादा पावर स्पेशल प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, यूटी या फिर दिल्ली, ठीक है, जो यूटीज है इनमें मतलब कम पावर दी जाती है, तो इनमें भी जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं इनमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। तो आप देख सकते हो ना कहीं ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोविजन मिल रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हमारे इंडिया पूरी तरह फेडरल कंट्री नहीं है, कहीं ना कहीं हम यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देते हैं, राइट। अब हम पढ़ते हैं आगे। द शेयरिंग ऑफ पावर इज बेसिक टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पावर का शेयर होना, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट है, इसे कोई नहीं हटा सकता। मतलब जो हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, तो जब से ही हमारा जो मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बेसिक से चीज़ है कि पावर शेयर होनी चाहिए, किसी एक गवर्नमेंट जो है उसके पास रिसाइड नहीं करनी चाहिए, पावर को बांट देना चाहिए अलग अलग ऑर्गन्स में, अलग अलग फॉर्म्स में गवर्नमेंट में, ठीक है। तो पावर शेयर होना ये बेसिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कोई चेंज लाना, ये कोई ईजी वीजी बात नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमारे पूरी इंडिया चलती है उसमें चेंज लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, राइट। और ये बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। और पार्लियामेंट अकेला भी खुद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज नहीं ला सकता, या फिर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में कुछ चेंज नहीं ला सकता, इसको चेंज नहीं कर सकता, राइट। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेजोरिटी। अगर हमें कोई भी चेंज लाना है तो उसके लिए हमें कम से कम 2 हाउसेज जो है हमारे इंडियन पार्लियामेंट के उसमें से पास कराना पड़ेगा, वो भी किसके साथ, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ, कि भाई 2/3 मेजोरिटी जो है जो मान रही है इस लॉ के अंदर, ठीक है, इस लॉ से मान रही है। नाउ देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। और उसके बाद उसे रेटिफाइड होना है किससे, लेजिस्लेचर से, और उसमें कितनी सीट चाहिए, एटलीस्ट हाफ सीट से, मतलब वो रेटिफाई होना चाहिए लेजिस्लेचर से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारे 3 लिस्ट के बारे में पढ़ा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद हमने पढ़ा रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की। जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं वो किस पे लाई करेंगे, हमने देखा कि उन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। फिर हमने देखा कि हमारी जो इंडियन स्टेट्स हैं वो हर स्टेट जो है इक्वल पावर शेयर नहीं करती, हमारी इंडियन स्टेट में हर स्टेट को इक्वल पावर नहीं मिलती, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि हर स्टेट इक्वल नहीं है, किसी को कम पावर मिलती है, किसी को ज़्यादा पावर मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमारी इंडिया जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पूरी तरह नहीं है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज लाना है तो कैसे कैसे उसको मतलब मेजॉरिटी से पास होना पड़ेगा, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसको और आगे पढ़ने के। नाउ द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीड्यूर्स। हमने हमारी 3 ऑर्गन्स पढ़े थे गवर्नमेंट के, अगर हमने आपको याद हो तो, मतलब जो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था पावर शेयरिंग, उसमें पढ़ा था हमने वो, ठीक है। मतलब वर्टिकल पावर नहीं आती, उसमें होता है हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिवीजन, जिसमें होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। अब जुडिशरी का क्या काम होता है, जुडिशरी में आते हैं जजेस, लॉयर्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है अच्छे से नहीं हो रहा, वो उस चीज़ को देखते हैं। और अगर कोई अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा लॉ का, अगर कोई इंसान कानून को तोड़ रहा है तो उसको पकड़कर कैद कर उसको सजा देने का काम ही जुडिशरी का होता है, ठीक है। सो द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन। तो जुडिशरी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है ये देखने का कि लॉज को इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही, लॉज इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, मतलब तरह से लागू भी हो रहे हैं सोसाइटी में या फिर नहीं हो रहे, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो भी मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है या फिर प्रोसीड्यूर्स है, जितने भी सारे लॉज हैं उनको देखने में, ठीक है। In case of any dispute about the division of powers, the high courts and the supreme courts make a decision। अब हमने देखा था इनकी एक्सरसाइज करने में, जब हमने देखा था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है जब ये मतलब अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। समझ लो भाई वो कुछ और लॉ कह रहे हैं, वो कुछ और लॉ फॉलो करना चाहते हैं। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई बच गई, ठीक है। तो उसको कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है उन दोनों के बीच में तो वो कैसे सॉल्व होगा, राइट। द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट्स होंगे और जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो वहाँ पर डिसीजन बनाएंगे या फिर उस डिस्प्यूट को वहाँ पर वो ठीक करेंगे, ठीक है। मेक अ डिसीजन, तो वो डिसीजन बनाएंगे कि तुम्हें फिर कैसे काम करना है, कौन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। नाउ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड टू ईच ऑफ देम। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो हमारी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके पास पैसों का भंडार आ रहा है क्या, कि भाई जो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें असाइन की गई है कि आपको स्टेट का अच्छा करना है, पूरी कंट्री में ये सब करना है, तो उनके पास इतना सारा पैसा तो है नहीं, वो करेंगी। अब गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो हम जैसे लोगों से टैक्स लेती है, हम जैसे लोगों पर टैक्स लगाती है, जो कॉमन पीपल यानी कि जो आम आदमी है उस पर टैक्स लगाती है, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी उसे जिम्मेदारी दी गई है उनको पूरा कर सके, राइट। सो द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज
उनके पास पावर होती है कि वे रिसोर्सेज को रेज कर सके। कैसे? बाय लेवाइंग टैक्सेस लगाकर इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट, जिससे कि अपनी गवर्नमेंट को चला सके, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम, और जितनी भी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जितनी भी उनके पास जिम्मेदारियां हैं कि आपको देश का ये भला करना है, स्टेट में ये सारा काम करना है, तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं होता, वो हम जैसे लोगों पर टैक्स लगाकर पैसा निकालती है और फिर हम जैसे लोगों का ही भला करती है, राइट, कॉमन पीपल का। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने तीनों लिस्ट के बारे में पढ़ा, देखा कि क्यों हमारे इंडिया को हम फेडरल कंट्री बोलते हैं। अब आप कहोगे हमारे इंडिया में ज़्यादातर यूनियन गवर्नमेंट की चलती है, हाँ वो है, चलती है, लेकिन अधिकतर जो हमने 7 फीचर्स देखे थे फेडरलिज्म के पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले टॉपिक में, ठीक है, तो वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अप्लाई होते हैं। इसलिए हम कहीं ना कहीं हमारी इंडियन कंट्री को फेडरल कंट्री बोलते हैं। कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में मतलब ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है, लेकिन फिर भी हम उसको एक फेडरल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, फेडरल कंट्री बोल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।